मान लीजिए कि हम एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में बैठे हैं ठीक है। और हम वेटर को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, खाने में तीखा बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वेटर मुस्कुराता है, चला जाता है और थोड़ी देर बाद दुनिया की सबसे तीखी डिश लाकर टेबल पर रख देता अरे बाप रे! है। अब हम हैरान हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वेटर को समझ ही नहीं आ रहा है कि उसने गलती क्या की है। उसे लग रहा होगा उसने सही ऑर्डर दिया है। एकदम। सुनने में तो ये किसी बहुत ही खराब सर्विस वाले रेस्टोरेंट की कहानी लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल इसी रेस्टोरेंट की तरह काम करता हो? जहाँ-जहाँ नहीं शब्द की कोई डिक्शनरी नहीं है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसा ही डिकोड करने वाले हैं। हमारा मिशन है एस्थर और जेरी हिक्स की जो प्रसिद्ध सामग्री है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, आकर्षण का नियम। उसके मूल सिद्धांतों को समझना। और हम इसे ना एक ऑडियो मास्टर क्लास या यूं कहें कि एक मेंटल चॉकबोर्ड की तरह रखेंगे। ये मेंटल चॉकबोर्ड वाला आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। है ना? ताकि जो भी इसे सुन रहा है वो इसे आसानी से बुलेट पॉइंट्स के रूप में याद रख सके, एकदम क्विक रिवीजन की तरह। बिल्कुल। और भले ये विषय सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लगता हो, लेकिन आज हम इसे एकदम स्पष्ट और तर्कसंगत तरीके से खोलेंगे। हाँ, तो चलिए अपने मानसिक ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं। इससे पहले कि हम ब्रह्मांड के नियमों की बात करें, ये जानना जरूरी है कि ये नियम आए कहाँ से। सही बात है। ये जो ओरिजिन स्टोरी है ना, जेरी हिक्स की खोज की कहानी, वो अपने आप में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। मतलब जेरी कोई ऐसा इंसान नहीं थे जो बस एक दिन सोकर उठे और उन्हें अचानक से सारा ज्ञान मिल गया। बिल्कुल नहीं। वो तो बचपन से ही जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोज रहे थे। हाँ, उन्होंने पारंपरिक धर्मों में जवाब ढूंढा, चर्च गए, लेकिन यार उन्हें वहां वो तार्किक संतुष्टि नहीं मिली। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जीवन का चीट कोड ढूंढ रहे थे। और इसी खोज में एक बहुत ही अजीब मोड़ आया। वो ओइजा बोर्ड वाला। हाँ। एक दिन ओइजा बोर्ड के जरिए उन्हें एक संदेश मिला, और वो कोई बहुत लंबा चौड़ा रहस्यमयी संदेश नहीं था। बोर्ड ने सिर्फ अक्षर दर अक्षर स्पेल किया, READ, रीड। BOOKS, यानी किताबें पढ़ो। रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब है। मतलब ओइजा बोर्ड अक्सर फिल्मों में डरावनी चीजों के लिए दिखाया जाता है, और यहाँ वो कह रहा है कि जाके किताबें पढ़ो। हाँ, ये तो किसी लाइब्रेरियन की सलाह लग रही है। बिल्कुल। और यही तो इस घटना की खूबसूरती है। ये कोई जादू नहीं था, बस अगले कदम की तरफ एक इशारा था। साथ ही एल्बर्ट श्वाइट्जर का नाम सामने आया। तो ये एक डिटेक्टिव की तरह कड़ियां जोड़ने वाली बात हो गई। एकदम। जेरी ने उस इशारे को समझा और आगे चलकर वो थिंक एंड ग्रो रिच तक पहुंचे। वहां से उन्हें समझ आया कि विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। हाँ, नेपोलियन हिल की किताब। फिर वो जेन रॉबर्ट्स की सेट सामग्री की तरफ मुड़े, जहां अशरीरी सत्ताओं का जिक्र था, और इसी खोज में वो थियो नामक एक सत्ता से मिले। और थियो ने ही उन्हें वो कमाल की सलाह दी थी, है ना? हाँ, थियो ने जेरी और उनकी पत्नी एस्थर को रोजाना 15 मिनट ध्यान करने की सलाह दी। अब यहाँ लोग कहेंगे कि ध्यान करना तो सबको पता है, इसमें क्या खास है? खास ये था कि थियो ने मोक्ष के लिए ध्यान नहीं बताया। थियो ने कहा कि 15 मिनट ध्यान करने से विचारों की गति धीमी होती है, दिमाग का शोर कम होता है। जो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और इसी शून्य अवस्था में एस्थर का संपर्क अब्राहम से हुआ। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं चॉकबोर्ड के लिए, ये अब्राहम कोई एक व्यक्ति या कोई पुराने गुरु नहीं है। नहीं, ये अभौतिक शिक्षकों का एक समूह है, एक सामूहिक चेतना। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं था, ये बस जेरी के स्पष्ट सवालों और एस्थर के शून्य प्रतिरोध का एक वैज्ञानिक परिणाम था। एकदम सही। जब एक तरफ से तीव्र सवाल हो और दूसरी तरफ कोई प्रतिरोध न हो, तो जानकारी प्रवाहित होती ही है। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना। तो चलिए अब चॉकबोर्ड पर वो 3 यूनिवर्सल नियम लिखते हैं जो अब्राहम ने बताया। हाँ, ये इस पूरी शिक्षा का आधार है। नियम नंबर 1, आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो चीजें एक जैसी होंगी वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। और यहीं पर आपका वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण काम आता है, क्योंकि ब्रह्मांड में नहीं जैसा कोई शब्द है ही नहीं। मतलब अगर कोई कहता है मुझे और कर्ज नहीं चाहिए, तो उसका पूरा ध्यान कर्ज पर है, और ये नियम उसी कर्ज को और बड़ा कर देगा। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। ये तो थोड़ा डरावना है। मतलब हम जिस चीज का विरोध कर रहे हैं उसी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। बिल्कुल।
और इसीलिए दूसरा नियम आता है सोद्देश्य सृजन का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन। अच्छा, इसे थोड़ा खोलकर समझाइए। देखिए, जब इंसान को पता चल गया कि उसका विचार चुंबक है, तो वो जानबूझकर डेलिबरेटली उन चीजों पर ध्यान लगाता है जो उसे चाहिए। मतलब मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता सोचने के बजाय मुझे एकदम स्वस्थ रहना है सोचना। एकदम, जो आप चाहते हैं उसी की उम्मीद रखना। ये तो समझ आ गया। लेकिन जो तीसरा नियम है ना, मुझे लगता है वो सबसे मुश्किल है। स्वीकार्यता की कला, द आर्ट ऑफ अलाउइंग। हाँ, इसका मतलब है बिना प्रतिरोध के चीजों को अपने अनुभव में आने देना, और सबसे बड़ी बात, दूसरों को वो बनने देना जो वो बनना चाहते हैं। ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि गलत चीजों से लड़ो, उनका विरोध करो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम किसी अवांछित चीज से लड़ते हैं तो हमारा पूरा फोकस उसी पर होता है। प्राचीन कहावत है ना, बुराई का प्रतिरोध मत करो, रेजिस्ट नॉट इविल। हाँ, उसका असली मतलब यही है कि आप जिस चीज से लड़ रहे हैं, आप दरअसल उसे ऊर्जा दे रहे हैं। तो मतलब अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो मैं बस देखता रहूं, ये तो कायरता हो गई ना? नहीं, नहीं, इसे निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को समस्या से हटाकर समाधान पर लगाना। परेशान होने के बजाय शांत होकर सही फ्रीक्वेंसी से एक्शन लेना। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस अपनी फ्रीक्वेंसी संभाल सकते हैं। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, अपनी फ्रीक्वेंसी संभालना। लेकिन यार, आम जिंदगी की भागदौड़ में कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं? इसी के लिए चॉकबोर्ड पर हमारा अगला बड़ा पॉइंट आता है, भावनाओं का मार्गदर्शन तंत्र, यानी इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। ओहो, ये तो मेरा फेवरेट हिस्सा है। हाँ, देखिए, हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम स्रोत ऊर्जा या सोर्स एनर्जी का विस्तार है, और हमारे अंदर एक इनबिल्ट सेंसर है। ये कार के जीपीएस जैसा है ना? बिल्कुल वैसे ही। मतलब जैसे हम गलत रास्ता लेते हैं तो जीपीएस बीप करने लगता है, रिकैलकुलेटिंग। हाँ, तो हमारी नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, डर या निराशा, वो ब्रह्मांड का बीप अलार्म है, जो कह रहे हैं कि दोस्त, तुम रास्ता भटक गए हो, वापस लौटो। एकदम सही। और सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, उत्साह, ये बताती हैं कि आप सही दिशा में हैं। आपका विचार आपके आंतरिक अस्तित्व के साथ तालमेल में है। लेकिन विडंबना देखिए ना, हम बाहर वालों से सलाह मांगते हैं कि क्या सही है, और अपने अंदर के इस इतने एडवांस सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं। समाज तो सिखाता ही यही है कि अगर नौकरी पसंद नहीं है, फिर भी करते रहो, चाहे अंदर से घुट रहे हो। भावनाओं को दबाओ। हाँ, और ऐसा करके हम अपनी सफलता का मीटर ही तोड़ देते हैं। भावनाओं को नजरअंदाज करना मतलब अपनी कार के जीपीएस को म्यूट करना। सच में। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल क्लास पर आते हैं। चॉकबोर्ड पर अगली हेडिंग डालते हैं, रचनात्मक कार्यशाला। द क्रिएटिव वर्कशॉप, ये रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का टूल है। तो क्या ये कोई समाधि वाली अवस्था है? नहीं, ये रोजाना 15-20 मिनट एक शांत जगह बैठकर अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखने की प्रक्रिया है। अपनी मनचाही गाड़ी, सेहत या रिश्ते की कल्पना करना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है जो मैंने पढ़ी थी। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण शर्त। कि इस कार्यशाला में जाने से पहले व्यक्ति का खुश या अपलिफ्टेड होना जरूरी है। अब मान लीजिए किसी का दिन बहुत खराब गया है, बॉस से डांट पड़ी है, वो अचानक से कैसे खुश हो सकता है? क्या यह खुद से झूठ बोलना नहीं हुआ? टॉक्सिक पॉजिटिविटी टाइप? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और यही लोग फेल होते हैं। वो दुखी होकर नई कार के बारे में सोचते हैं, तो वो कार को नहीं बल्कि कार की कमी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अरे हाँ, क्योंकि फोकस तो कमी पर है। बिल्कुल, इसलिए खुश होना कोई झूठ नहीं है, ये बस खुद को ट्यून करना है। और इसके लिए पारस पत्थर या टच स्टोन का कॉन्सेप्ट है। ये पारस पत्थर क्या है? कोई भी ऐसी छोटी चीज जो तुरंत अच्छा महसूस कराए। कोई पालतू जानवर, कोई मनपसंद गाना या बचपन की कोई अच्छी याद। मतलब पूरी दुनिया की प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व नहीं करनी है। नहीं, बस उस पारस पत्थर से अपनी भावना को थोड़ा पॉजिटिव करना है। और जब वो सुकून महसूस हो तब कार्यशाला में जाना है। ये तो एक मूर्तिकार की तरह हुआ। जैसे जब मूर्तिकार मिट्टी को देखता है तो वो रोने नहीं बैठ जाता कि ये कितनी बदसूरत है। हाँ, वो जानता है कि उसके हाथों में कला है। वो धीरे धीरे उसे आकार देता है। बहुत सुंदर एनालॉजी है। ये कार्यशाला विचारों की मिट्टी को आकार देने की जगह है। दुनिया को नहीं बदलना, बस अपने आकर्षण के बिंदु को बदलना है। जब हम 15 मिनट खुशी में रहकर उस लाल कार की कल्पना करते हैं तो विचार चुंबक बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, दिन में 24 घंटे होते हैं,
कोई सारा दिन आंख बंद करके तो नहीं बैठ सकता। ऑफिस जाना है, ट्रैफिक है, तब क्या करें? इसके लिए हमारी क्विक रिवीजन का अगला टूल है खंड इच्छा या सेगमेंट इंटेंडिंग। ये मैंने रोजमर्रा के लिए सबसे प्रैक्टिकल चीज पाई। हाँ, क्योंकि हमारा पूरा दिन एक साथ नहीं घटता, ये अलग अलग खंडों में बटा होता है। सोकर उठना एक खंड है, गाड़ी चलाना दूसरा, मीटिंग तीसरा। और ज्यादातर लोग तो बस डिफॉल्ट मोड में जीते हैं ना। हाँ, डिफॉल्ट मोड मतलब पुरानी आदतों में बहते जाना। सुबह नाश्ते पर बहस हुई तो वो गुस्सा लेकर कार में बैठे, फिर ट्रैफिक में लड़े। हाँ, और वही हताशा लेकर मीटिंग में गए। मतलब एक खंड की नेगेटिविटी दूसरे में ले गए। तो ये खंड इच्छा इस चेन को कैसे तोड़ती है? इसका सिंपल नियम है, एक नए खंड में जाने से ठीक पहले कुछ सेकंड रुकें और तय करें कि इस समय से आपको क्या अनुभव चाहिए। मतलब कार का दरवाजा खोलने से पहले सोचें कि मुझे सुरक्षित और शांति से ऑफिस पहुंचना है। एकदम। मीटिंग में जाने से पहले सोचें कि मुझे स्पष्टता से बात रखनी है। मैं इसे ट्रेन की पटरियों से जोड़ना चाहूंगा। बताइए। अगर हम बिना पटरियां बिछाए ट्रेन को आगे बढ़ा देंगे तो एक्सीडेंट पक्का है। खंड इच्छा का मतलब है कि अगले स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही हमने जानबूझकर सही पटरियां बिछा दी हैं। ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। इससे मोमेंटम सही दिशा में सेट हो जाता है। आप निष्क्रिय दर्शक नहीं रहते, आप सोद्देश्य सृजनकर्ता बन जाते हैं। और मैंने सुना है कि इससे एक दिन में 60 दिन का परिणाम मिल सकता है। हाँ, क्योंकि आप हर पल अपने भविष्य को खुद दिशा दे रहे हैं। वाह! तो चलिए इस मेंटल चॉक बोर्ड का एक बहुत ही क्विक समरी लेते हैं। बिल्कुल। हमारे विचार चुंबक हैं, हमारी भावनाएं हमारा जीपीएस है, जो बताती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। और रचनात्मक कार्यशाला से हम अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और खंड इच्छा से दिन को निर्देशित करते हैं। परफेक्ट बुलेट पॉइंट्स। तो हम जान गए हैं कि हमारे विचार निमंत्रण पत्रों की तरह हैं जो हम ब्रह्मांड को भेज रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने वाला है। हम रोजमर्रा की जो आदतें पाल लेते हैं ना, जैसे फोन पर लगातार नेगेटिव न्यूज़ स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया पर विवाद पढ़ना, हाँ, तो अनजाने में ही सही हम कौन से अदृश्य निमंत्रण पत्र ब्रह्मांड को भेज रहे हैं? क्या हम उन चीजों को आमंत्रित कर रहे हैं जो हमें वाकई में चाहिए, या उन्हें जो बिल्कुल नहीं चाहिए? ये सच में आत्मनिरीक्षण करने वाली बात है ना? इस पर जरूर सोचिएगा।